friends, I am Poulomi here and today I am going to teach you all about mental health nursing. तो चलो start करते हैं. Today is mental health nursing day 1 for your NORCET 10 cracking strategy. So let's start. तो अगर मेंटल हेल्थ में हम लोगों को सबसे पहले क्या सीखना है, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे. हाँ, तो इसमें क्या होता है, अगर कोई पेशेंट हमारे ओपीडी में आए और हमारे पास आए तो हम लोगों को क्या करना है, पहले हम लोगों को ये करना है कि उसकी हिस्ट्री लेना है. ठीक है ना, उसका नाम क्या है, एज क्या है, आइडेंटिफिकेशन डेटा क्या है. आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोगों को किससे पूछना है, पेशेंट से पूछना है. और एक किससे पूछना चाहिए, हम लोगों को उसके जो रिलेटिव होंगे, फर्स्ट डिग्री को फर्स्ट प्रेफर करेंगे एंड देन सेकेंड डिग्री को प्रेफर करेंगे, तो उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं. तो उस स्पेसिफिक आइडेंटिफायर से हम पूछेंगे. ठीक है ना. तो ऐसे हिस्ट्री लेने के बाद हम लोगों को क्या करना है, उसको एग्जामिनेशन करना है. कैसे, पहले तो हम लोगों को करना है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, देन उसके बाद आएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे इज मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. हाँ, पहले हम बेसिक से बात करेंगे, फिर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के हर एक पार्ट को अच्छे से समझेंगे. ठीक है ना. तो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगी एंड अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बताना. ठीक है. तो चलो, हाँ, तो हो गया हमारा हिस्ट्री, हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन एंड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एंड उसके बाद आएंगे इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन में इसमें मेंटल हेल्थ में इतना भी ज़रूरी कुछ नहीं होता है ना. हम लोग जब दवाई चालू करते हैं फिर उसको ब्लड लेवल ये सब चेक करना पड़ता है, इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है इन्वेस्टिगेशन. ठीक है. उसके बाद हमारे जो आएंगे वो है डायग्नोसिस. ठीक है ना. तो हम लोग ऐसे ऐसे करके जाएंगे, ऐसे ऐसे स्टेप करेंगे, फिर हम लोगों को क्या पता चलेगा, डायग्नोसिस. तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से. हिस्ट्री में क्या लेना है हम लोगों का, उसको देखना है कैसे है वो, उसका नाम क्या है, एज क्या है, उसको एड्रेस क्या. तो ये है आइडेंटिफिकेशन डेटा. ठीक है. इसके बाद हम लोग किससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सोर्स से. एक तो पेशेंट स्टेबल हो तो पेशेंट से पूछेंगे, नहीं है तो इन्फॉर्मेंट से पूछेंगे. इन्फॉर्मेंट को क्या होना चाहिए, इसमें आप लोगों को याद रहना चाहिए 5C. ठीक है. तो 5C क्या है, उसमें सबसे पहले जो C है वो है कंसिस्टेंट, जो अपना सही से बता रही है, ठीक ठीक से बता रही है. हाँ, इसके बाद आता है कोहेरेंट, जिसके बातों में कुछ लॉजिक है, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोल रहे, पेशेंट के अलावा है वो इन्फॉर्मेंट. ठीक है ना. तो हमें इस बातों पे रिलायबल होना चाहिए कि उल्टा पुल्टा कुछ नहीं बता रहा है, ठीक से बता रही है. उसके बाद होना है कंसिस्टेंट, हो गया कोहेरेंट हो गया. उसके बाद आता है क्रोनोलॉजिकल, जो ठीक ठीक से एक एक स्टेप से बता रही है ना. कोई अभी ये बताया, आज ये हुआ, दूसरे 2 साल पहले वो हुई थी, फिर उसने बताया काल ये हुआ, ऐसा नहीं, एक एक स्टेप के बाद एक स्टेप बता रही है. इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल. इसके बाद होता है क्लोजनेस टू पेशेंट. ठीक है ना. जितने पेशेंट के क्लोज होंगे, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, सेकंड डिग्री रिलेटिव, उससे क्या होगा, हमको जानकारी और भी अच्छे से मिलेगी. ठीक है. एंड लास्ट C ऑफ दिस 5C इज कंसर्न अबाउट पेशेंट. तो कैसा है, उसको पेशेंट के बारे में सोचना चाहिए, वो सोच रही है ना. दूसरे लोग हैं जो उसका हार्म करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से तो हम नहीं लेंगे ना इन्फॉर्मेशन. तो ये है हमारा 5C. एक में आ गया कंसिस्टेंट, दूसरे में आ गया हमारा जो है कोहेरेंट, तीसरे में आ गया क्रोनोलॉजिकल, फोर्थ नंबर C में वो होगा कि क्लोजनेस टू पेशेंट एंड 5 नंबर C में ये होगा कि कंसर्न अबाउट पेशेंट. ठीक है. ठीक. चलो, अब जो होगा वो है चीफ कंप्लेंट. हमें तो ये भी पता होना चाहिए ना उसका कंप्लेन क्या है, वो क्यों आए हैं हमारे पास. तो इस चीफ कंप्लेन में होगा स्पेसिफायर. स्पेसिफायर का क्या मतलब होता है, किस किस फैक्टर की वजह से उसका प्रॉब्लम हुआ है, इसके लिए वो हमारे पास आए हैं. तो स्पेसिफायर कैसे होते हैं, तो एक निमोनिक से याद रख लो, वो है OCDS. ठीक है. OCD से मतलब, तो इसमें O का क्या मतलब होता है, O का मतलब होता है ऑनसेट, कब वो स्टार्ट हुई थी. तो ऑनसेट में अब 4 भाग है. ठीक है. इसमें क्या है, ऑनसेट में एब्रप्ट मतलब छोटा समझो, एब्रप्ट सडनली हो गया है, लेस देन 48 आवर्स में अगर कोई डिजीज हो गया, अगर कोई प्रॉब्लम हुई है वो हमारे पास आई है लेस देन 48 आवर्स में, वो हो गया एब्रप्ट के बाद आती है क्या, एक्यूट में क्या होता है, मोर देन 48 आवर्स बट द सिम्टम इज लेस देन 2 वीक्स. 48 आवर्स के पहले जो है वो एब्रप्ट है, 48 आवर्स के बाद जो होता है एंड 2 वीक्स से पहले जो होता है
इतना टाइम ड्यूरेशन में उसको बोलते हैं हम, उस ऑनसेट को बोलते हैं हम एक्यूट। एक्यूट के बाद आता है सब एक्यूट। सब एक्यूट क्या है? एक्यूट से थोड़ा ज़्यादा है ये वर्ड, थोड़ा ज़्यादा लंबा है, तो ऐसे ऑनसेट भी थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना। 2 वीक्स से 12 वीक्स तक अगर कोई प्रॉब्लम की ऑनसेट हो तो उसको हम बोलेंगे सब एक्यूट, ठीक है। अब सब एक्यूट के बाद हमारी जो आती है वो है इंसीडियस। इंसीडियस मतलब तुम आई से याद रखो, इंक्रीज टाइम ड्यूरेशन ऑफ द ऑनसेट। हाँ, तो इंसीडियस होता है जो 12 वीक्स के उसको भी पार कर देते हैं, मोर देन 12 वीक्स, जो मंथ्स, मोर देन ईयर्स ऐसे होते हैं। तो हमारा ऑनसेट किसके अंदर आई है? चीफ कंप्लेंट में जो होता है स्ट्रेसर और स्पेसिफायर्स। तो ये स्पेसिफायर क्या है? ओसीडीएस की पहला जो हमारा स्टेप है वो है ओ फॉर ऑनसेट। ऑनसेट में क्या हो गया? एब्रप्ट के बाद आता है जो हमारा एक्यूट के बाद आता है सब एक्यूट के बाद आता है इंसीडियस, ठीक। अब ओसीडीएस के अंदर हमारे जो सेकंड है ओ फॉर ऑनसेट हो गया। सी फॉर आता है कोर्स क्या होगा? कोर्स तो कंटिन्यूअस हो सकता है, कभी कोर्स कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिस्क्रीट का में क्या मतलब? एपिसोडिक हो सकता है। कंटिन्यूअस मतलब हाँ, हमारा वो परसों से हो रही है, ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे थॉट्स आ रही है, वो आते जा रही है। आज मैं आपके पास आई हूँ, आज के मैं डॉक्टर के पास आई हूँ, आप तक हो रही है। एपिसोडिक, काल एक बार हुआ था, आज एक बार हुआ, इसलिए मैं परेशान हूँ, आपके पास आया। तो ये हो गया कोर्स, जिसमें है कंटिन्यूअस और एपिसोडिक, ठीक है। अब OCDS का ऑनसेट हो गया, कोर्स हो गया। डी फॉर ड्यूरेशन। हाँ, ड्यूरेशन कितने टाइम तक हो रही है? ये काल से हो रही है, परसों से हो रही है, 1 साल से हो रही है, 1 महीने से हो रही है, इसको कहता है ड्यूरेशन। अब आता है OCDS के अंदर जो एस है, एस का मतलब क्या है? स्ट्रेसर, ठीक है। तो स्ट्रेसर क्या क्या हो सकता है? जो फैक्टर्स होते हैं उसको ही स्ट्रेसर बोलते हैं। किसके कारण हमारी ये प्रॉब्लम हुई है? तो किसके कारण हुई है? 3 ऐसे हो सकते हैं, हाँ। तो 3 में क्या है? पहला है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, सेकेंड है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, एंड जो तीसरा है वो है पारपिचुएटिंग फैक्टर। तो आपको पहले क्या करना है? इसको नोट डाउन करना है एंड फिर सुनना है ना। तो पहले है प्रीडिस्पोजिंग। डिस्पोज की मतलब क्या होता है बच्चों? डिस्पोज का मतलब होता है जो रिवील हुआ है, जो हमारे ये डिजीज रिवील हुआ है, मुझे पता चला है कुछ प्रॉब्लम है, फिर तो आपके पास आई हूँ ना। प्रीडिस्पोजिंग, डिस्पोज होने से पहले, हाँ। तो ये रिवील होने से पहले हमारा क्या हुआ था? मतलब हमारा सपोज जेनेटिक फैक्टर में कोई प्रॉब्लम है, बचपन से कोई प्रॉब्लम है, कोई हमारा बिहेवियर में प्रॉब्लम है, कैरेक्टर में प्रॉब्लम है, इसके लिए हो रही है, मूड में इफेक्ट में प्रॉब्लम है ना। तो ये बात है। अब होता है अब आता है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है? जैसे हमने प्रेसिपिटेटिंग लेबर नहीं पढ़ा है, जो विदिन 2 आवर वो लेबर स्टार्ट हो जाती है एंड वो डिलीवरी प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाती है। प्रेसिपिटेटिंग का मतलब होता है जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ द एक्शन ऑफ द हमारा जो प्रॉब्लम है ना। तो जस्ट बिफोर, सपोज अभी मेरा एक जो हुआ, अभी मेरा लाइफ चेंजिंग इवेंट हो गया, अभी मेरा सीजर आ गया, अभी एक एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद से ही मेंटल प्रॉब्लम जो रेट्रोग्रेड एमनेसिया होना स्टार्ट हो गया, जो एंटेरोग्रेड एमनेसिया होना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो इसको कहते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, जो अभी ये फैक्टर आई है और अभी मेरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। और जिसमें होता है कि मेरे बहुत दिनों से एक फैक्टर कुछ हो रही थी, बट मेरा जो प्रॉब्लम है वो अभी स्टार्ट हुई है। वो मतलब बचपन से है, कोई एक स्टैटिक कंटिन्यूअस जो प्रॉब्लम है ना, उसको कहते हैं प्रीडिस्पोजिंग। प्रेसिपिटेटिंग का मतलब अभी फैक्टर स्टार्ट हुए, अभी मेरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। एंड इसके बाद आता है पारपिचुएटिंग फैक्टर, जिसको मतलब मांस और ईयर्स, बहुत दिनों पहले से ये होती रहती है, फिर जाके हमारा प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ में स्टार्ट होती है, ठीक है। एंड इसके बाद हम हिस्ट्री में और भी ये ले सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, सर्जिकल हिस्ट्री क्या है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री क्या है, एंड देन फैमिली हिस्ट्री क्या है, देन हमारे पास जो आते हैं इलनेस हिस्ट्री कुछ है कि नहीं, प्रेजेंट और पास्ट इलनेस कुछ हिस्ट्री है, एंड प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर ये जो मैं टर्म बोली प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी, इसमें आप लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो चलो समझते हैं। प्री मॉर्बिड का मतलब क्या है? कुछ डिजीज आ जाना, कुछ प्रॉब्लम आ जाना। प्री मॉर्बिड, डिजीज से पहले मेरा क्या पर्सनैलिटी रही है ना। तो इसको हम बोलते हैं CMHF, एक निमोनिक लिख लो, ठीक है। तो हमारा सोशल लोगों से क्या इंटरेक्शन है,
हमारा इंटरेस्ट, आई से इंटरेस्ट क्या है, एम से मूड क्या है, सी से हमारा कैरेक्टर क्या है, एच से हमारा हैबिट्स क्या है, एफ से हमारा कुछ फैक्टर्स और भी एडेड है, स्ट्रेसर और फैक्टर्स जो मैंने पिछले बार आपको बताया। तो इसमें से कुछ प्रॉब्लम है तो इसके लिए प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी, इससे हमारा जेनरेट हो रही है मेंटल प्रॉब्लम, ठीक है ना, तभी हम आ रहे हैं डॉक्टर के पास। तो हो गया। अब आती है द मेन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे विच इज एमएससी। एमएससी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? एमएससी का मतलब होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जो हम पेशेंट आने पर करेंगे। तो इसके साथ एक एड ऑन इन्फॉर्मेशन लिख लो, जो मैं एड ऑन इन्फॉर्मेशन बताऊंगी वो उस वार्ड से रिलेटेड होंगे, और ऐसे हो सकता है कि उस वार्ड जैसे है पर मीनिंग अलग है, जो मैं आपको बता रही हूँ वो एग्जाम में आता है, ठीक है। उसके साथ होता है एमएमएसी, है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हम लोग कॉग्निटिव फंक्शन चेक करने के लिए करते हैं, मेनली किसके लिए करते हैं? फॉर डिमेंशिया, टू रेट द डिमेंशिया स्टेटस ऑफ द पेशेंट, है ना। तो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का ही फुल जो स्कोर है वो 30 है, नॉट मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। हाँ, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का फुल स्कोर कभी पूछा नहीं जाता है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का जो फुल स्कोर है वो 30 है, एंड 24 के जो बिलो होते हैं उसमें जो कॉग्निटिव फंक्शन में प्रॉब्लम होती है, कॉग्निटिव डिसफंक्शन होती है, इसमें आता है माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो अब हमारा आता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसके बारे में मैं इलाबोरेटली आपसे बात करूंगी, ठीक है, आपको समझाऊंगी। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर पेशेंट आ जाए तो इसके ना कई पार्ट्स हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की, ठीक है। तो क्या क्या करेंगे हम? तो हम पहले ही पेशेंट आते क्या देखेंगे, उसके जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर को देखेंगे, है ना, वो कैसे बात कर रही है, कैसे क्या कर रही है, ऐसा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे उसका स्पीच, पहले हम देखेंगे उसको ग्रूमिंग क्या है, वो ठीक से जो सज धज के आई है कि नहीं, उसका ओवर ग्रूमिंग तो नहीं है, अंडर ग्रूमिंग तो नहीं है, उसका हाइजीनिक स्टेटस देखेंगे, है ना, इसको देखेंगे जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर में। अब हमारा आएंगे जो स्पीच, वो बातें कैसे कर रही है हमसे, ठीक से कर रही है, उसकी बातें की स्पीड इंक्रीज्ड है, डिक्रीज्ड है, हाँ, ये सब देखेंगे। अपीयरेंस, बिहेवियर, जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर हो गया, फिर हमारा हो गया स्पीच। स्पीच के बाद हम क्या देखेंगे, जब कोई हमसे स्पीच कर रही है, बातें कर रही है, तो हम उसको वो कैसे बात करेंगे, उसके मूड पे डिपेंड करेंगे ना, वो हमसे अच्छे से बात करेंगे, ये बुरे तरीके से बात करेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे मूड और अफेक्ट, जिसको मैं आपको बाद में समझाने वाली हूँ। तो मूड कैसे है इसमें, तो मूड कैसे है वो किस पे डिपेंड करेंगे, वो तो हमारे थॉट्स पे डिपेंड करेंगे। हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं आपके बारे में, मेरा मूड अच्छा होगा और मैं आपसे अच्छे से बात करूंगी ना। तो इसके बाद हम जो देखेंगे थॉट, थॉट हमारा किस पे डिपेंड करेगा, थॉट हमारा डिपेंड करेगा कॉग्निटिव फंक्शन में, ठीक है। तो कॉग्निटिव फंक्शन एंड परसेप्शन, इसके बाद आता है थॉट, के बाद आता है परसेप्शन, क्या हम परसीव कर रहे हैं हमारे सराउंडिंग से, क्या परसीव कर रहे हैं, क्या हम ले रहे हैं उससे, उससे तो हमारा थॉट बनेंगे ना, फिर हम सोचेंगे ये अच्छा है बुरा है, हमारा मूड बनेगा, फिर हम बात करेंगे स्पीच जो है ना। तो हो गया थॉट, थॉट के बाद आता है परसेप्शन, परसेप्शन के बाद आता है कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव फंक्शन में तो उसमें होता है हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हाँ, तो कॉग्निटिव फंक्शन हो गया। उसके बाद सबसे लास्ट में जो आता है इनसाइट। इनसाइट का मतलब क्या है, हमें पता भी है थोड़ी कि हमें क्या हुआ है ना, उसको इनसाइट को हम फिर डिवाइड करेंगे, साइकोसिस में क्या होता है, न्यूरोसिस में क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले जनरल हाइजीनिक स्टेटस, उसको हम किस में देखेंगे, जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। तो जनरल अपीयरेंस अगर मैंने बोला कि ओवर ग्रूमिंग है तो वो मैनिक पेशेंट है, अगर अंडर ग्रूमिंग है तो वो डिप्रेस्ड पेशेंट है कि मुझे नहीं करना, मुझे सज धजना नहीं है, बस। हाँ, तो अब हम क्या देखेंगे कि हाइजीनिक स्टेटस देखेंगे, वो हाइजीन मेंटेन कर रही है तो हाँ ठीक है, चलो उसका थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आया है, हाइजीनिक स्टेटस से मेंटेन करके चुपचाप बैठे हुए हैं तो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर आ सकती है, डिप्रेशन के अंदर आ सकती है, ऐसा है। हाँ, अब हम देखेंगे स्पीच। स्पीच का क्या मतलब होता है, कैसे वो बोल रही है, तो कैसे बोल रही है, कैसे हम जो जज करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, है ना। तो स्पीच, स्पीच के अंदर क्या है, कैसे उसका रेट क्या है स्पीच का, वो बहुत जल्दी जल्दी बोल रही है, उसको मैनिया है, वो बहुत स्लोली धीमे धीमे से बोल रही है, उसको डिप्रेशन है, ठीक है। स्पीच का रिएक्शन टाइम, मैं उसको कुछ बता रही हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, बहुत जल्दी बोल दिया, रिएक्शन टाइम बहुत कम है, तो मैनिया है।
बहुत धीरे धीरे अपना नाम बता रही है, मेरा नाम ऐसे ऐसे बता रही है, कुछ बताने ही नहीं चाह रही है, तो उसका डिप्रेशन है, रिएक्शन टाइम इंक्रीज हो रही है। झट से रिएक्शन करते तो मैनिया, देर से रिएक्शन करे तो डिप्रेशन, ठीक है ना। तो इसमें आता है, फिर आता है कोहेरेंट। ठीक से बात तो कर रही है ना, मतलब गलत कुछ, मतलब उल्टा पुल्टा तो नहीं बोल रहे। कोहेरेंट मतलब लॉजिकल, लॉजिकल बातें तो कर रही है ना, मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरा सर दर्द हो रही थी, मुझे उल्टा पुल्टा थॉट्स आ रही थी, ऐसा कोहेरेंट। मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं घूमने के लिए आ रही हूँ, तो इसका स्पीच क्या है, नॉन कोहेरेंट है ना। तो इससे हमारा स्पीच का पता लग गया। अब जो जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर हो गया, स्पीच हो गया। अब हमारा आता है मूड एंड इफेक्ट। तो मूड एंड इफेक्ट हम किससे करेंगे, तो इसको कई सारे स्टूडेंट में इसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, कई सारे स्टूडेंट को इससे प्रॉब्लम होती है। तो तुमको ये जानना है, मूड एक इंटरनल स्टेट है, अफेक्ट एंड एक्सटर्नल स्टेट है। तो ये तो मैं बता दिया, बट याद कैसे रखोगे, तो ऐसा सोच लो, मूड, मूड का मतलब मेरे मन के अंदर है, हाँ, तो ये है इंटरनल स्टेट, जो मैं सोच रही हूँ, मन ही मन में सोच रही हूँ, तो मूड है। जो एफेक्ट, एफेक्ट AFFECT, एफेक्ट नॉट इफेक्ट, बट इसको हम कैसे सोचेंगे, जो एफेक्ट है वो हमारे जिंदगी में क्या इफेक्ट कर रही है, बाहर से क्या इफेक्ट ला रही है, तो इसको हम कैसे सोचेंगे, एक्सटर्नल स्टेट, ठीक है। तो मूड मन में सोच रहे हैं, इंटरनल स्टेट, एफेक्ट जो मेरा जिंदगी में इफेक्ट ला रही है, तो वो हो गया एक्सटर्नल स्टेट, ठीक है ना। तो वो किसका स्टेट है, हमारा थिंकिंग का स्टेट है। चलो, हो गया मूड एंड इफेक्ट। तो इफेक्ट में अब हमारा आते हैं, बहुत सारे इफेक्ट के स्टेट्स है जो मैं आपको बताऊंगी। जो है ब्लंट इफेक्ट, मतलब डिप्रेशन में है, कुछ बात ही नहीं कर रहे, चुपचाप है, मतलब डिक्रीज्ड इफेक्ट, रिड्यूस्ड इफेक्ट थ्रू आउट द टाइम ऑफ दिस डिजीज और कन्वर्सेशन विथ मी और द डॉक्टर, ठीक है। तो ब्लंट इफेक्ट। लेबाइल इफेक्ट, लेबाइल का मतलब क्या है, लिमिटलेस, कुछ मतलब पता नहीं है मुझे, कभी बहुत ज़्यादा अच्छा बोल रही है, कभी बहुत डिप्रेशन में है, कभी मुझसे बात ही नहीं कर रही है, कभी गुस्सा हो रही है, हाँ, एक बार मैनिया की हो रही है, एक बार डिप्रेशन की हो रही है, जैसे कि बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। लेबाइल है, कुछ ठीक ठाक नहीं है, लिमिटलेस, जो भी उसका मन में आ रहे हैं कर रही है। तो हो गया ब्लंट इफेक्ट एंड लेबाइल इफेक्ट। उसके बाद क्या है, इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट एंड इनकॉन्ग्रुएंट इफेक्ट। इनएप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है बेटा, तो इसमें ना अब सब लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, आप लोगों को बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा है। तो इनएप्रोप्रिएट मतलब जो काम अभी मैं कर रही हूँ वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है का मतलब होता है ना इनएप्रोप्रिएट। किसी का फ्यूनरल हो रही है, उसमें जाके मैं हंस रही हूँ, ये तो इनएप्रोप्रिएट बात हुई, ठीक नहीं है, ऐसे हमारे टीचर बोलते हैं ना। तो इनएप्रोप्रिएट मतलब कोई सिचुएशन के मुताबिक मैं अपना इफेक्ट ठीक नहीं कर रही हूँ। कोई सिचुएशन, कहीं पे मैं जा रही हूँ, उस पर एक सपोज एक मीटिंग हो रही है, उसमें मैं हंसने लगी, इनएप्रोप्रिएट है ना। इनकॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है, फिर कॉन्ग्रुएंट से फिर सी से सोचो, जो हमारा कॉग्निटिव फंक्शन दिमाग से रिलेटेड है ना। इनकॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है, जो हम सोच रहे हैं पर उसके साथ मेरा जो मूड और इफेक्ट मैच नहीं कर रहा। मूड तो इंटरनल स्टेट है, इफेक्ट जो एक्सटर्नल स्टेट है वो मैच नहीं कर रहा। क्यों मैच नहीं कर रहा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि किसी का डेथ हो गया, ठीक है, मैं किसी से बता रही हूँ, पता है इसका ना डेथ हो गया, ये मेरा फ्रेंड का कोई रिलेटिव है, इसका डेथ हो गया, कैसे बता रही हूँ, मैं हंसते हंसते बता रही हूँ, तो उसको क्या लगा, ये इनकॉन्ग्रुएंट है। तो इनएप्रोप्रिएट मतलब कोई सिचुएशन में मैं कोई काम गलत कर रही हूँ, हाँ, किसी का फ्यूनरल है, मैं हंस रही हूँ। इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब है मेरा कॉग्निटिव फंक्शन ठीक नहीं है, सी फॉर कॉन्ग्रुएंट, सी फॉर कॉग्निटिव फंक्शन, मेरा कॉग्निटिव फंक्शन ही ठीक नहीं है। मैं सोच रही हूँ कोई मर रहा है, मैं उस पर हंस रही हूँ, सोचने पे हंस रही हूँ, सोच के साथ मेरा जो बिहेवियर है, इफेक्ट है, मैच नहीं कर रहा, तो इनकॉन्ग्रुएंट हो गया। मेरे एक्शन के साथ मेरा इफेक्ट मैच नहीं कर रहा, तो वो इनएप्रोप्रिएट हो गया। हाँ बेटा, ठीक है। तो चलो, अब जो ये हो गया, जो मेरा डिक्रीज था इफेक्ट, जब इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, इंक्रीज हो गया तो एलिवेशन ऑफ मूड होगा, मैनिया होगा। तो एलिवेशन ऑफ मूड भी 4 प्रकार से डिवाइडेड होता है। तो क्या होता है देखते चलो। तो इसमें क्या होता है, जब हमारा मूड एलिवेटेड होता है, सबसे पहले होता है यूफोरिया। यूफोरिया, तो इससे अब क्या, ये आपको पहले रखना है, फोरिया फर्स्ट आते हैं, यूफोरिया, ठीक है, ऐसे याद रखना। यूफोरिया में क्या होता है, हैप्पीनेस इंक्रीज हो जाएगा विदाउट नो रीजन, मुझे कुछ पता ही नहीं है पर मेरा जो हैप्पीनेस है इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, बहुत मजा आ रहा है, ऐसा वैसा, हाँ, ये इसको कहते हैं यूफोरिया। यूफोरिया फोरिया से फर्स्ट आती है।
अब जो है वो है इलेशन। इलेशन का मतलब यूफोरिया तो हो रही है, कुछ रीजन नहीं है फिर भी मैं बहुत हैप्पी हो रही हूँ। उसके साथ इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, मतलब हैप्पी तो हो रही हूँ उसके साथ नाच भी रही हूँ मैं, ठीक है ना, ऐसे है। अब जो आता है एक्सेलेशन, ठीक है, एक्सेलेशन मतलब इलेशन के साथ कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो एक्सेलेशन हो गया। तो एक्सेलेशन का क्या मतलब है कि हम तो हमारा मूड तो हैप्पीनेस हो रही है कोई रीजन के अलावा, फिर जो मैं हमारा इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी हो रही है एंड उसके साथ भी हमारा हो रही है डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। हाँ मुझे तो लगता है मैं बहुत क्यूट हूँ, ऐसा हो रही है, तो इसको क्या कहता है एक्सेलेशन। तो हमारा यूफोरिया हो गया जो फर्स्ट आती है, उसमें हम ऐसे ही हैप्पीनेस हो रही होती है, ठीक है, कोई रीजन नहीं है, बस खुश हो रही होती है। अब जो हो गया इलेशन, इलेशन में क्या होता है कि यूफोरिया तो हो रही है, इंक्रीज हैप्पीनेस फॉर नो रीजन, उसके साथ हमारा हो रही है क्या, हो रही है इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, जिसमें हम नाच रहे हैं, छूट रहे हैं, भाग रही है, ऐसा। उसके साथ एक्सेलेशन, इलेशन के साथ एक्स्ट्रा कुछ जुड़ गया जो एक्सेलेशन हो गया, जिसमें हमारा ग्रैंडियोसिटी भी बढ़ गया, इंक्रीज डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी विद इलेशन, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब बस, तो भगवान ने मुझ पे बहुत सारा दया कर दिया है, इंक्रीज सेंस ऑफ ब्लिस, ठीक है। तो हाँ मैं अब बहुत खुश हूँ, जो मुझे चाहिए था, आई गेट मोर देन व्हाट आई डिजर्व, ऐसा जो बोलते हैं ना, तो वो होता है एक्सटेसी। तो ये हो गया हमारा इफेक्ट, ठीक है। तो अब जो रिड्यूस्ड इफेक्ट है उसमें से मैं आपको और भी दो एड ऑन इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी, वो क्या है, एनहेडोनिया एंड एलेक्स्थाइमिया, ठीक है। एनहेडोनिया का मतलब क्या है, हमारे चारों ओर बहुत सारी खुशियां हो रही है, बहुत लोग नाच रही है, सपोज किसी का बर्थडे पार्टी है, मैं वो पर गई हूँ, ठीक है ना, तो क्या हो रही है, एनहेडोनिया हो रही है मेरा, सब लोग नाच रही है, केक खा रही है, पर मैं उस जो खुशी है उसमें भाग नहीं ले पा रही हूँ, हाँ मैं फील ही नहीं कर पा रही हूँ, उसमें मेरा फीलिंग ही नहीं है, सब लोग नाच रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, पर मैं खुशी ही नहीं हूँ अंदर से, ठीक है ना, इसको कहते हैं एनहेडोनिया। क्यों खुशी नहीं हूँ, सपोज एग्जांपल, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं आया, ठीक है, मेरा बेस्ट फ्रेंड जब आ गया उस पार्टी में थोड़ी देर के बाद, ठीक है, तो क्या हुआ, मैं बहुत खुशी हूँ मन से, पर मैं ऐसे देख रही हूँ कि मैं खुशी नहीं हूँ, मैं गुस्सा हूँ। तो इसका क्या मतलब होता है, एलेक्स्थाइमिया। एलेक्स्थाइमिया का मतलब वो फीलिंग है अंदर बट वो एक्सप्रेस नहीं कर रही है। एनहेडोनिया का मतलब होता है जो उसको फीलिंग ही नहीं आ रही है, लोगों पार्टी में बहुत नाच रही है, मैं ऐसे दुख में बैठी हूँ क्यों मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं आया, ये है एनहेडोनिया। जब ये हो गया कि मेरा बेस्ट फ्रेंड आ गया बट वो लेट से आया है, तो क्या करूंगी मैं तो मन में खुश हूँ बट ऐसा दिखा रही हूँ कि मैं गुस्सा हूँ, मुझे नहीं करनी किसी से बात, तो ये क्या हो गया, ये है एलेक्स्थाइमिया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मूड एंड अफेक्ट का। एंड इसके साथ मैं और भी दो चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो इमोशंस है वो जेनरेट कहाँ से होती है, वो जेनरेट होती है लिम्बिक सिस्टम से, ठीक है ना। और वो रेगुलेशन कहाँ से होती है, रेगुलेशन होती है वो हमारा जो होता है फ्रंटल लोब से। तो ये हम याद कैसे रखेंगे, दीदी आपने बोल तो दिया, याद कैसे रखेंगे, है ना। तो जेनरेट होता है जो लीड करता है, लीड कैसे करता है, लिम्बिक सिस्टम से लीड करता है, तो जेनरेट होता है लिम्बिक सिस्टम से। और रेगुलेशन होता है, रेगुलेशन का क्या मतलब, फंक्शन होता है, कहाँ से फंक्शन होती है, फ्रंटल लोब से फंक्शन होती है, ठीक है। तो हमारा इमोशन लीडिंग कहाँ से होती है, जेनरेट कहाँ से होती है, लिम्बिक सिस्टम से, फंक्शन कहाँ से करती है, रेगुलेशन कहाँ से करती है, वो हमारा फ्रंटल लोब से, ठीक है ना। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में जो मैं सब पढ़ाने वाली हूँ वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एमएससी विच इज थॉट, देन परसेप्शन, देन कॉग्निटिव बिहेवियर एंड इनसाइट। सो अगर मेरे ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं कल के सेशन में और भी कुछ अच्छा पढ़ाने वाली हूँ। एंड अगर मेरे ये समझाने में कुछ गलती हो गई, कुछ डाउट हुआ है तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।